चलो 11 केमिस्ट्री का है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है बच्चों अपना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने कर लिया, प्लैंक्स थ्योरी कर ली और फोटोइलेक्ट्रिक कर लिया। अब आता है सर आगे अच्छा सा टॉपिक, वो है बोहर मॉडल एटम। अब बोहर जो मॉडल एटम था सर, ये मैं आपको बता देता हूं, ये 1913 में आया था सर बोहर मॉडल एटम। ठीक है, नील बोहर रदरफोर्ड के बोहर मॉडल एटम के बाद दिया था। तो पहले तो रदरफोर्ड मॉडल एटम को आपको समझ आ चुका है। वो क्या था सर, न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन सा रिवॉल्विंग था और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज था। ये बातें उन्होंने करी थी, तो उनपे एक ऑब्जेक्शन लग गया था। एक तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और दूसरा क्लार्क मैक्सवेल ने एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। इस साइड की चार्ज जो होता है व्हेन इट वाज एक्सेलरेटिंग, व्हेन इट वाज रिवॉल्विंग, वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो रेडिएशन छोड़ता है। अब अगर वो रेडिएशन छोड़ता है तो उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए था एटम को, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चंस के साथ कुछ आंसर्स एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाए, कुछ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के नहीं बन पाए, तो उतनी देर कोर्स ऑफ टाइम में सर बहुत कुछ और होता गया। जैसे प्लैंक की थ्योरी आ चुकी थी, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो चुका था काम, तो कुछ बोहर ने अपने तरफ से कुछ थ्योरेटिकली कुछ बातों को सोचने का काम किया, तो फिर उसने बोहर मॉडल एटम को एक्सप्लेनेशन में दिया। अब ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल एटम। तो मैं स्टार्ट में एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, अगर तो आप अच्छे स्टूडेंट हो और आपका मन है कि बोहर मॉडल एटम को पूरी डिटेल में सीखना, तो प्लीज मेरे को 3 पार्ट्स में करवाने देना इसको। एक ही पार्ट में जजमेंट मत बना लेना। पहले पार्ट में हम मॉडल एटम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या बोला उन्होंने, और एक दो बातों को इसमें उठाएंगे। इसके बाद सर डिटेल में इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। नील बोहर में डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, मल्टी क्यों आ रही हैं, इतनी लाइंस क्यों आई, लाइनमैन सीरीज, बामर सीरीज कैसे बनी, सारा कुछ डिटेल में आएगा आपके। आप समझे बात? अगर आपका मन है वो सीखने का तो देखिए, एक ही दिन में पूरे लेक्चर में क्वालिटी नहीं बनती कि डिटेल में इतना सारा काम हो जाए, इतना तो याद भी नहीं होता, और वो उतनी डिटेल में आप समझ भी नहीं पाओगे और इतना टाइम भी नहीं आप स्पेंड करोगे फोकस होके। तो हम कुछ बातों को यहां लेंगे, एक तो पूरा मॉडल एटम करेंगे और कुछ स्टेबिलिटी की बातें कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत हाइड्रोजन की देख लेंगे कैसे एक्सप्लेन किया इसने, बाकी डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलो ये लिखते हैं बोहर मॉडल एटम। देखिए सर पहला पार्ट, एक एक लाइन में आपके लिए बोलूंगा, आपको बाद में वो समझाऊंगा मैं। तो बेसिकली सर दिस इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी थी। बोहर मॉडल एटम याद रखना सर, ये बेस्ड ऑन, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये देखिए मैंने वहां भी ये वर्ड यूज किया था, क्वांटम थ्योरी। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि केमिस्ट्री में इतनी डिटेल में क्वांटम थ्योरी नहीं आती, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट बनता है, तो वहां हम फिर +2 में ये देखेंगे। पर प्लैंक की थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में की थी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक एवरी रेडिएशन जो है इट हैज एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू h nu। एट द सेम टाइम एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। क्वांटम होते हैं, छोटे छोटे क्वांटम की एनर्जी के एब्जॉर्ब करते हैं और छोटे छोटे क्वांटम ऑफ एनर्जी वो रेडिएट भी करते हैं। ये था क्वांटम मॉडल। ठीक है, तो पहला ये समझिए। अब इसी को कैसे, प्लैंक की थ्योरी को कैसे उसने मॉडिफाई करके यहां यूज किया है बोहर में, आपको ये समझना, धीरे धीरे बात करते हैं। तो जो एटम है सर हमारा हेवीली पॉजिटिव न्यूक्लियस है सिचुएटेड उसके सेंटर पे होता है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड मूव कर रहे हैं फेस पाथ में। अभी लिख लो सर, पहला लिखिए। तो एन एटम
has heavy positive nucleus at center around which electrons are moving in certain fixed path। अब ये तो लाइन अंडरलाइन करने वाली है, बहुत कमाल की लाइन थी। इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे देते हैं। सर्टन फिक्स्ड पाथ्स, पहली बात तो उसने दुनिया को ये बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन एक पाथ में नहीं घूम सकते। क्यों बोला वो आगे देखेंगे, आप ध्यान से समझना। आपने बोहर मॉडल एटम 9th में पढ़ा होगा, पर यहां काफी सारा डिफरेंट आएगा। तो सर्टन फिक्स पाथ का मतलब क्या सर? एक तो पाथ्स है, तो उसने ये दे दिया इनको, ये पॉजिटिव हो गया सर, और ये पाथ अपने आ गए ऐसे। ये क्या आ गया? पाथ, और ये फर्स्ट पाथ, और के एल एम बोल दीजिए, और ये 3 आ गया, ठीक है। के एल एम एन और 1 2 3 आ गया, के एल एम और 1 2 3 ऐसे मीनिंग होती है इनकी। सर्टन फिक्स पाथ में चलता है। अब फिक्स पाथ क्या है सर? ये पाथ फिक्स है, उनकी पोजीशन, द गैप, ये गैप है सर में। अब यही तो मैं बोल रहा था। अब ये गैप क्यों है, क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसमें पूरा डिटेल में बताना, तो वही करेंगे पूरी डिटेल में। अब सर आपने बोला फिक्स वर्ड बोला, वो भी मैं बोल रहा हूं आपको कि ये फिक्स पाथ है, ये इसी में घूमता है, ठीक है। अभी एक बात मेरे को बोल लेने दीजिए, सर्टेन मतलब कुछ होते हैं, पाथ मतलब एक से ज्यादा। अब फिक्स की बात ये साइड में करेंगे, सेकंड में इसको फिक्स वर्ड को भी देखेंगे इसको। अब जो सर्कुलर पाथ है सर, इनको हम ऑर्बिट्स और शेल बोला उसमें। एंड दीज, देखिए मैंने सेकंड बना लिया तो एक ही पॉइंट है बड़ा सा, दीज फिक्स पाथ्स आर कॉल्ड शेल और ऑर्बिट्स। शेल्स बोलते हैं इनको, या क्या बोलते हैं इनको, ऑर्बिट्स बोल सकते हो। और इसको एक बड़ा सा नाम दिया था एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल मतलब है ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सिस्टम की एनर्जी को। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक बात आपने वर्ड सुनी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सिस्टम की एनर्जी। तो इनकी ये एक एनर्जी को लेवल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ एक एनर्जी है उससे घूम रहा है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, इसका ये थर्ड एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और ये क्या है, उसके एनर्जी लेवल्स है जिसमें वो घूम रहा है। और स्टेशनरी स्टेट्स है, और स्टेशनरी स्टेट, ऐसे इनके नाम से सर, स्टेशनरी स्टेट्स और एंड, ठीक है। सो ये यहां पे उसने बात की। Now when electrons revolves in these fixed paths, it they do not radiate any energy। अब यहां उसने मैक्सवेल को पकड़ लिया। अगेन जब बोहर मॉडल एटम फिर पेश करना पड़ता है, सबके सामने जाना पड़ता है, पेपर पब्लिश होता है, क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ होता है। फिर मैक्सवेल का वही क्वेश्चन, देन बोहर आस्क्ड हिम कि भैया जी सीधी सी बात है, एटम तो अब एग्जिस्ट कर रहा है, और जो रेडिएशंस आप बोल रहे हैं, अगर आपकी बात ट्रू है, अगर आप मैक्सवेल जी जो बोल रहे हो वो ट्रू है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता हुआ एनर्जी को छोड़ेगा, ठीक है, कि मैं हटा रहा हूं, कुछ काम चाहिए मेरे को, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमता हुआ एनर्जी को छोड़ेगा तो उसकी तो एनर्जी भैया जी धीरे धीरे होगी कम, तो वो तो ऐसे स्पाइरल पाथ में एटम में गिरेगा। अब जो वो स्पाइरल पाथ में गिरेगा तो वो तो हर तरह की एनर्जी जो है छोड़ेगा, ठीक है ना।
तो वो तो कंटिन्यूस एनर्जी उसको बाहर छोड़नी चाहिए। पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो बना हुआ है हाइड्रोजन का, जिसमें बामर ने बहुत काम किया है, वो तो बोल रहे हैं कि वो तो डिसकंटिन्यूस एनर्जी है, कुछ रेडिएशंस बाहर आई हैं। तो आप बताओ ना कि आपका जो फाइंडिंग है, जो आपने एक्सपेरिमेंट करके खोजा है, वो एटम में क्यों नहीं लगा? हमने थोड़ी वो बनाया है, आपने बनाया, आपने बताना वो। बट मैक्सवेल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस। वो कहते वो आपकी फाइंडिंग का आंसर हम कैसे दें, हम तो अपनी फाइंडिंग का देंगे, हम तो अपनी तरफ से क्लेम करेंगे भी फिक्स बात है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बात में घूम रहा है ना, तो वो कोई एनर्जी नहीं छोड़ता। समझे बात है? इसीलिए तो वहां घूम रहा है। अगर एनर्जी छोड़ता तो धीरे धीरे एटम में आके न्यूक्लियस में आके गिर जाता। तो यहां से बच्चों जी दो अलग अलग फिजिक्स की लाइंस बननी शुरू हुई। एक वो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, जो क्वांटम पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में लगती है, और एक क्लासिकल फिजिक्स है जो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए, जिसमें मैक्सवेल का लॉ आज भी सही माना जाता है। तो यहां से उसने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एटम को एक्सप्लेन किया, that these fixed paths are called stationary levels, energy levels. ठीक है, when electron involved in the fixed path, they do not radiate any energy. Hence, electron do not fall. Electron does not fall in nucleus. Hence, atom is stable. स्टेबल है वो तो, एटम मींस स्टेबल। तो यहां से उसने एटम की स्टेबिलिटी की बात उसने कर ली थी। ठीक है ना, समझे बात आप? तो यहां तो वो पहली एक्सप्लेनेशन दे गया सर वो। अब आगे सर आगे देखिए सर, अब उसने थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन थी वो हाइड्रोजन की भी लेनी है। ठीक है, तो उसने ये बोला कि ये जो फिक्स पाथ है दे आर एट सर्टेन डिस्टेंस। अब अगर हम इसके आगे थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या आएगा, दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आर, इनको हमने के एल एम एन दिया है, ग्रेटर द डिस्टेंस है जितना। देखिए मैं अभी आपको ये बताता हूं, ठीक है, थर्ड में। सो दीज एनर्जी लेवल्स आर गिवन नेम एज के एल एम एंड सो ऑन, और 1 2 3। ठीक है, अब ना यहां एक बहुत बड़ी लाइन आपके लिए। ठीक है, एज द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल, ये बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से समझना। लेवल इंक्रीजेस, मैं भी समझाऊंगा, लिखा ही है तो, द डिस्टेंस ऑफ, एज द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, its energy increases, इसकी एनर्जी भी बढ़ती है भैया जी। तो ये बच्चे क्या कैसे, देखिए सर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था यहां और ये है प्लस चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने खींचा यहां पे, तो ये तो सर सिस्टम ने किया है काम, हमने तो लाई नहीं है। न्यूक्लियस एटम का ही पार्ट है, तो इसका मतलब एटम ने ही काम किया है। न्यूक्लियस ने काम किया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। जब जो एटम जब काम करता है, ठीक है ना, जो सिस्टम काम करता है, तो उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, तो हमें भूख लगती है, इसका मतलब हमारी एनर्जी यूज हो रही है, कहीं और यूज हो रही है। मैं खत्म नहीं कहूंगा, क्योंकि कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें तो भूख लगी ना, हमारी एनर्जी तो कम होगी ना। तो ऐसे ही सिस्टम की कम होती है। अब जितना पास लेके आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, जितना पास लेके आएगा अपने, उतना ही वो काम ज्यादा करेगा और उतनी ही एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। इसीलिए कहा कि एज द डिस्टेंस ऑफ लेवल इंक्रीजेस, द एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एज द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम अंदर से चलेंगे ना,
तो ये एक आपको समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए अंदर से बाहर की तरफ जाना है, बाहर के अंदर की तरफ नहीं आते। तो हम ऐसे निकल रहे हैं सर बाहर की तरफ। तो ये पहला आ गया सर, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे लाने के लिए न्यूक्लियस ने कम काम किया था, तो इसके पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है तो उसका काम कम हुआ था, तो इस एनर्जी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा है। और ये उल्टा भी होता है सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको ऐसे ही समझना चाहिए, इससे सिंपल नहीं जाना चाहिए। जो न्यूक्लियस के पास बैठा है एटम, उसकी एनर्जी कम है, वो उतना ही स्टेबल है। जितना वो स्टेबल है उसको बाहर निकालना उतना ही मुश्किल है। समझे बात आप? उतना ही मुश्किल है उसको बाहर निकालना, इसीलिए हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। ये बाहर वाला है, बिल्कुल एंड पे बैठा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये बाहर भी जल्दी बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा समझ गए आप? ठीक है। तो ऐसे एक्सप्लेन किया, ये जो मैंने समझाया है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए था। जिस एनर्जी का जो हम लेवल्स को देखते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर जाते हुए देखते हैं। तो जो पहले आएगा, पास वाला आएगा, तो वहां उसको इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ा था, तो सिस्टम ने ज्यादा एनर्जी लगा दी, अपनी वेस्ट कन्वर्ट करवा दी, कम कर दी, तो इसके लिए ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल इस एनर्जी इंक्रीजेस, नो एज, चलिए अभी देखते हैं इसको। चलिए ये हम अलग से डिस्कस करेंगे इसको। मैं ये डिस्कशन करने वाला था कि वाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो हम एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। सो बट एनर्जी जो होती है ना सर, वो नेगेटिव में दिखाई जाती है इसकी, तो मैं अलग से पॉइंट डिस्कस करूंगा उसका, अभी नहीं करता, वो फिर मजा नहीं आएगा आपको, इतना डिटेल में होगा भी नहीं, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है फोर्थ, उसकी तरफ बढ़ते हैं सर। तो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम क्या होता है सर, रिवॉल्व कर रहा है ओनली कुछ खास ऑर्बिट्स में, ध्यान रखना सर, फिक्स पाथ है, परमिटेड ऑर्बिट्स में करता है। सो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सम permitted orbits, और शेल्स। क्या मतलब है सर? हर जगह पे शेल नहीं हो सकता। कैसे सर? हर जगह पे शेल नहीं हो सकता। There should be a gap and the gap should be proper. Gap is proper and I am not saying कि gap is same. I am not saying the gap is same. Electron can revolve in some permitted orbits or shells at certain gaps. ठीक है, permitted orbits है, but I am not saying कि gap between two orbits is always same. It could increase or decrease. वो हम हाइड्रोजन में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, वेट करते जाओ आप, क्योंकि ये इतना बड़ा है सर, ये तो फिर एक ही बहुत 2-3 घंटे ले जाएगा, इसको ही लगे रहेंगे फिर। तो मैंने एक बार लिख दिया क्योंकि ये आपको अलग से लिखना है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सम परमिटेड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, को घूमता है वो परमिटेड ऑर्बिट्स में शेल करता है। तो उसके साथ क्या है सर, उसने काम फिक्स किया था। देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, ये है, तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये रेडियस है। आपने सर प्लस 10th में मोमेंटम वर्ड पढ़ा था, ठीक है, परमिटेड ऑर्बिट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब यहां आप नई टर्म पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम of electron in an orbit is integral multiple of nh by 2 pi, that is, ये तो मैंने लिख दिया ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? लीनियर मोमेंटम, mv जो 10th में पढ़ा है, साथ में रेडियस का, इसकी वैल्यू nh by 2 pi से निकाल लेंगे, where n could be 1, 2, 3 और 4 इंटीग्रल मल्टीपल। तो अगर हम निकालेंगे सर फर्स्ट ऑर्बिट, ये आ गया सर फर्स्ट ऑर्बिट, n is equal to 1,
तो mvr इज इक्वल टू nh/2 ये होगा सर। ये वो वाले ऑर्बिट में घूमेगा, वो रेडियस होगा जहां मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट h/2 हो जाएगा। मान लीजिए आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ये वाली पहले वाली, तो रेडियस निकालना है तो यहां से निकाल लीजिए। आपको अगर वेलोसिटी पता है तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस इज h/2 पाई इंटू m इंटू v। तो यहां से रेडियस निकल आएगा आपका। रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन सेंटर। ये समझे बात? m is mass, v is velocity and r is the distance from the nucleus of the orbit, जिसको हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये समझ लगी बात आपको? अब फिर वही है दिक्कत सर, ये उसको फॉर्मूला सूझा कैसे, उसके दिमाग में आया कैसे ये? मतलब ये भी हो सकता है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस उसने कैसे फिक्स की है, ये हाइड्रोजन ने करनी है। ये वहां जब ढूंढेंगे आंसर, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में आया, उन्होंने पूछने वाली तो बोहर मॉडल आया था, तो आपको यही लिख के आने इतने, वहां हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे ना, पर हम अलग से अपना एक लेक्चर रखेंगे। ये आम कम ही आता है एग्जाम में ऐसा कि एक्सप्लेन करें बोहर मॉडल एटम ने, हाउ बोहर मॉडल एटम या हाउ बोहर हैज एक्सप्लेन हाइड्रोस्पेक्ट्रम व्हिच वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड, तो वो अलग लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम मींस mvr, product of mass, velocity and radius of an electron is always integral multiple of nh/2 pi, where h is Planck constant, Planck के बेस है तो Planck constant है सर। n इंटेग्रल मल्टीपल 1 2 3, फर्स्ट ऑर्बिट तो n1, सेकंड ऑर्बिट तो n2, थर्ड ऑर्बिट तो n3। इसके अलावा वो कहीं ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, तो यहां से रेडियस आ गया सर, ठीक है, h/2 m पाई और साथ में n लगा लीजिए, ये नीचे ऊपर आएगा ना, सॉरी सर, तो ये n ऊपर आ गया। आपने रेडियस पहले का h/2 पाई mv, दूसरे का सर क्या आ गया 2h/2 mv, और तीसरे का रेडियस कितना आ गया, वो आ गया आपके पास r33 इंटू h/2 पाई mv। इस तरह से वो आगे 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 आपको रेडियस का बताता जाएगा, मतलब डिस्टेंस। बट यहाँ थोड़ी सी कुछ और दिक्कत आएगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये लग रहा है कि इक्वल स्पेसिंग होगी नहीं है, इक्वल स्पेसिंग होते नहीं है, वो क्यों नहीं होते वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी इसको ऐसे ही आप पढ़ लो, क्योंकि ये रेडियस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है सर, मैं बता देता हूँ सर। आपको लगा होगा सर, ये मैं आपको बता देता हूँ, चलिए आप थोड़ा सा आपके मन में फिर कंफ्यूजन न रह जाए। आप बोलेंगे सर आपने बोला था गैप फिक्स नहीं है, ठीक है, तो ये अभी तो आप बोल रहे हो 2h/2 पाई mv, अभी आप बोल रहे हो सर r इज इक्वल टू 3h/2 पाई mv, तो ये तो सर गैप सेम है। अरे भाई प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी और है, सेकंड में और है, थर्ड में और है सर, सेम वेलोसिटी से नहीं घूमता, मास सेम है, मास सेम है सर, वेलोसिटी नहीं सेम होती, इट्स द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, बस यही मैंने आपको बोला। गैप सेम नहीं आएगा सर, वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है, तो गैप सेम नहीं होता। ये बल्ले गांठ बांध लीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव ब्रेन के मालिक हो तो। चलिए इसी तरह से धीरे धीरे आपका कंपटीशन के लिए नॉलेज जो है रेडी हो जाती है। चलिए ये तो गैप का क्लियर हो गया आपको, आगे देखते हैं सर। अब हमने 4 पॉइंट्स कर लिए, तो 5th पॉइंट क्या बनेगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है आप ध्यान रखिए सर, जो इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। सो अगर वो जंप करता है, अगर तो ऊपर जंप करता है, तो उतनी गैप वाली जो एनर्जी, दोनों का गैप ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और अगर वो नीचे जंप करता है और उतने गैप वाली एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये देखिए सर, ये मैंने बोला था ना आपको एनर्जी होती है। देखिए ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन, और वो भाई जी ऊपर जाना चाहता है, यहां आप भेज भी सकते हो। अगर आप इसको एनर्जी दे दोगे तो आगे ऊपर चला जाएगा सर। तो एनर्जी वो कितनी लेगा सर, मान लीजिए इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, तो E3 और E2 का जो गैप है ना सर वही लेगा। अरे तो ठीक तो है, देखिए पहले एनर्जी 10 से घूम रहा था, आगे 15 बन रही है, तो वहां घूमने के लिए आपको 5 अपने को देनी पड़ेगी ना उसको, उतनी लेगा, उससे ज्यादा लेगा तो फिर आगे भाग जाएगा। सो एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब करेगा वो यहां से यहां जाने के लिए इन दोनों का गैप
ठीक है। सो पांचवा पॉइंट है, नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट to upper level, then it absorbs energy equal to difference of energy between two levels. So as here delta E gap is E3 minus E2, अगर वो ऊपर गया है मान लीजिए तो ये गैप ऑफ एनर्जी है। अब सर एनर्जी है, प्लैंक कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो एनर्जी, इस एनर्जी के डिफरेंस को हम H इंटू न्यू के रूप में दिखा सकते हैं। अगर वो नीचे वापस गिरता है सर, ये वाला, ये आ गया नीचे, तो फिर जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो उतनी एनर्जी रेडिएट भी कर देगा, रेडिएशन। एंड एज इट इफ falls down from higher level or excited level, इसको excited level भी बोलते हैं, excited level to its stationary level or ground state, stationary level बोल दो, ground state बोल दो, then it will radiate a radiation of energy equal to difference of energy between टू लेवल्स। ये मैंने आपको पेपर्स के लिए लिख के दिया जो आपने एग्जाम में लिखना है। तो जितना ये गैप उसने एब्जॉर्ब किया था ऊपर जाने के लिए उतना ही वो छोड़ देगा, दैट इज एच न्यू रेडिएशन जो आएगी ई और ए E3 माइनस E2, इतनी ही उसने एब्जॉर्ब करनी है और इतनी ही एनर्जी उसने रेडिएट करनी है। आपको ये समझ लगा, जितनी एनर्जी वो इस यहां, अब यहां से आपको समझ लग गया होगा कि उसको फिक्स पाथ कैसे पता चला और हाइड्रोजन का कैसे काम हुआ। वो बोलता है सर कि हाइड्रोजन में भी ऐसे लेवल हैं, हो सकता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले लेवल से एक्साइट होकर जब आपने डिस्चार्ज में गर्म किया तो भैया जी वो तो ऊपर चला गया। अब जब वो ऊपर गया तो रास्ते में गिरा, वो नीचे गिरा, मान लीजिए पहले से तीसरे पे पहुंच गया, और अगर वो तीसरे पे पहुंचा है तो वापस वो पहले पे सीधा नहीं गिरा, वो गिरा सर पहले वो 2 पे गिर गया और फिर वो 2 से आगे गिर गया 1 पे, और एक रेडिएशन उसने यहां छोड़ी, एक यहां छोड़ दी। अब इतने तो बहुत सारे एटम्स है सर, ठीक है ना। अब एक एटम को तो गर्म कर नहीं रहे हो, एक थोड़ा गर्म होगा, आप तो बहुत सारे एटम्स गर्म कर रहे हो। तो किसी में तीसरे से पहले में गिर गया, किसी में तीसरे में से दूसरे, दूसरे से पहले, अब किसी में से वो पहले से चौथे लेवल पे चला गया। बहुत सारे एटम है, क्या पता वो कहां कूद गया है। इस तरह से उसमें बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं, तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ले गया साथ अपने समझाना शुरू कर दिया उसने, यहीं से स्टार्ट हुआ। अब यहीं से उसको पता चला फिक्स पाथ का, उसने ये रख दिया कि ये फिक्स पाथ यही है कि उसको फॉल करते हुए वहीं रुक जाता है। अगर वो रुक जाता है तो फिर ना तो वो एनर्जी छोड़ता है फिर आगे ना करता है। एक बात उसने बड़ी पक्के की कही सर कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को गर्म करके एक्साइट कर दिया, अगर आपने एक्साइट कर दिया तो वो जिस लेवल पे जाएगा उससे नीचे जरूर गिरेगा। वो टाइम बोलता है 10⁻⁻⁸ सेकंड, क्योंकि ये उसको पता था कि लोग मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया जी अगर हमने उसको एनर्जी दे दी,
अब वो ऊपर लेवल पे चला गया तो वहीं क्यों नहीं घूम रहा, फिर नीचे क्यों गिर गया वो? तो वो बोलता है सर ये मेटा स्टेबल स्टेट है। हम भी तो कहीं किसी के गेस्ट जाते हैं तो वहां थोड़ी टिक जाते हैं, अपने घर वापिस आते हैं। छुट्टियां आजकल तो चलो आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम है, जब ब्रेक्स होती हैं, छुट्टियां होती तो हम गेस्ट बन के या किसी के घर जाएं तो वहां 2-3 दिन रहेंगे, वापिस नहीं आएंगे। तो वो बोलता है सर ये मेटा स्टेबल स्टेट है, ये इतने समय के बाद उसको नीचे गिर जाता है, वो अपने लेवल पे वापिस आता है, इसीलिए रेडिएशन छोड़ता है। तो ये है सर हाइड्रोजन के लिए आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपकी शुरुआत। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट टू अपर लेवल तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद वो नीचे गिरता है सर। नीचे गिरता है, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी ही रेडिएट वापस कर देगा, और रेडिएशन को प्लैंक्स की मदद से उसने फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखा दिया। और फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की होती है, वेवलेंथ के रूप में भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। और उसने बोला जब फॉल्स डाउन फ्रॉम हायर लेवल एक्साइटेड स्टेट टू स्टेशनरी लेवल तो फिर उतनी ही एनर्जी वापस वो छोड़ता है। अब नीचे गिरने का पैटर्न उसका अलग अलग हो सकता है, आपको यह समझ लगा कि नहीं, अलग अलग पैटर्न हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये पैटर्न को हम हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम के लिए डिटेल में वहां समझेंगे, उसके साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्यों रेडिएशन आई, कितनी रेडिएशन आई, सब कुछ करके फिर मैं आपको डिटेल में इसका काम करवाऊंगा। अभी यहां तक आप इसको देखते रहे। अब आपने आगे से बोहर मॉडल एटम में क्या हुआ था सर कि बहुत सारी कैलकुलेशंस हुई, तो उन्होंने एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी ऑर्बिट का एक फॉर्मूला ले लिया सर, E। अब ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ये धीरे धीरे आगे आगे चलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप अभी थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करें कि ये क्या आया था। तो ये है 2 माइनस 10⁻⁻18 बाय n², जाउल। ये है जाउल और ये है पर एटम सर। एक एटम के लिए है ये, अपने पास मोल्स के लिए नहीं है, एक एटम में मोल बाद में बनाएंगे सर। तो n मतलब आप पहला एनर्जी लेवल है 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे उसने हर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल दी। अब एनर्जी निकाली नेगेटिव, सो व्हाई एनर्जी इज नेगेटिव। ये मैं वो रुका था ना वहां समझाने के लिए, आपको लगा होगा कि शायद क्लिंज आ गया कुछ ऐसा, तो वो रुका इसलिए था कि मैं नेगेटिव वर्ड समझाना चाहता था। ये नेगेटिव मिली, नेगेटिव क्यों आई है सर, व्हाई एनर्जी नेगेटिव, बिकॉज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन is working, hence energy is decreasing, that is negative। सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो मैंने समझा दिया था सर। सिस्टम कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जितना ज्यादा पास लेके जाएगा उतना ज्यादा काम करेगा, उतनी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव एनर्जी को जाने को आप नेगेटिव थॉट में मत लें, उतना ही स्टेबल होगा। ये समझे बात आप। अब इसको हम यहां तक समझ गए, ठीक है। अब उसने सर इसका रेडियस भी कैलकुलेट किया, तो रेडियस का फॉर्मूला उसने दे दिया पॉइंट, हमको दे दिया उसने 529 एंगस्ट्रॉम इंटू आर स्क्वायर, एन स्क्वायर। एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर इज द एनर्जी जो है उसकी फॉर्मूले में आ गई सर, ठीक है। ये आ गया R इज इक्वल टू 0.259 इंटू एन स्क्वायर। जैसे जैसे एन आएगा हम रेडियस की वैल्यूज को निकालते जाएंगे आगे, ठीक है सर। अब ये तो था सारा कुछ हाइड्रोजन के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर देखिए अभी मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं और इसमें एक छोटी सी नेगेटिविटी भी डाल देता हूं सर। बोहर इतना फोकस हो गया था हाइड्रोजन को लेके कि उसने जो मॉडल एटम दिया वो एटम का कम और हाइड्रोजन का ज्यादा था, ओनली ही कंसिडरेटेड फॉर हाइड्रोजन। या उसने मॉडल एटम की जो उनकी उसकी कैलकुलेशन थी वो सिर्फ वहीं लगी जहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है,
जहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे हीलियम, जैसे लिथियम आयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक रह जाए और बाकी जो निकल जाए। तब उसने कैलकुलेशन करके ये ढूंढा कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप हाइड्रोजन के अलावा ये फॉर्मूले किसी और पे लगाना चाहते हैं, वैसे ये हाइड्रोजन के लिए, तो उसने इसको जनरल में डाला। तो ये एनर्जी का जो फॉर्मूला आया उसको तो उसने डाला यहां Z स्केयर, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ऑफ आयन हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। आयन कोई भी हो पर उसमें इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, और यहां उसको डिवाइड कर दिया एटॉमिक नंबर से। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास बन गए। हाइड्रोजन लाइक एटम है सर। हाइड्रोजन लाइक एटम माने कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन लाइक एटम माने जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसका एटॉमिक नंबर यहां लाना है। उसके पास 2 थे तो एक उसने छोड़ दिया, यहां 3 थे तो एक छोड़ दिया। सोडियम ना जी ना, इतने 10 कहां से छोड़ेंगे। तो बोहर मॉडल एटम की मैं फेलियर बता देता हूं, इट इज ओनली फॉर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट फॉर मल्टी। वो फोकस हो गया था ना सर, वो उसका सारा फोकस प्लैंक की थ्योरी को लेके हाइड्रोस्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में लग गया। वो उसने वही टारगेट ले लिया, वहीं से बना दिया। उसने इलेक्ट्रॉन्स को मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कभी सोचा ही नहीं इसको। वो फिर पर ये ऐसा फिर भी मानते हैं सर कि बोहर ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया, बहुत अच्छी बातें बता गया वो, और उसके बाद उन्हीं बातों को लेके आगे आगे हम काम करते रहे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर मल्टी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में फर्क है सर, रिपल्शन का फर्क आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काउंट नहीं की, अट्रैक्शन काउंट नहीं हुई है, बहुत सारा कुछ काउंट नहीं हुआ, बहुत सारी डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे थे इक्वल स्पेस नहीं, भैया जी मैं बोल रहा हूँ वो इक्वल स्पेस में आज भी बोल रहा हूँ, पर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं आता है इतना, ठीक है ना। जैसे जैसे ये देखें एनर्जी कम होती जाती है, डिफरेंस आ जाता है। इक्वल स्पेस नहीं डालते फिर हम उसको, इक्वल स्पेस में तो हमें एनर्जी की डिक्रीजिंग सेम दिखा देंगे। आपने एन की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो है इक्वल स्पेस भी कम नहीं होती है, अलग अलग तरह से कम होती हैं या बढ़ती हैं, वो अलग अलग बात आती है। चले आप फिर भी आगे चलेंगे तो वो आ गया हमारे पास, ये है पूरा डिटेल में हमारे पास बोहर मॉडल एटम। तो ये आपको पता चल गया। मैं फिर बता देता हूं, एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट्स और द शेल्स इज नॉट इन अ रेगुलर ऑर्डर में, ना तो डिक्रीज होती। वही मेरा इक्वली स्पेस वाला पॉइंट है कि वो इक्वली स्पेस ऐसे मत मान लेना कि इनका गैप सेम है, ये गैप ये गैप, हर एक एनर्जी अलग अलग से कम होती है, अलग अलग से डिक्रीज होती है। तो एनर्जीज जो है उनका गैप का डिफरेंस कुछ अलग अलग सा है, आप समझे बात, ये ध्यान रखना आपको। तो ये है अपना बोहर मॉडल एटम, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे सर, अब देख लेते हैं सर, अगर आपको अच्छा लगे तो क्वेश्चन ले लेते हैं सर हम इसमें, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to ionize a H atom if electron is in n is equal to 5 orbit, ठीक है। and compare your answer with ionization enthalpy of H atom, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैं लिख रहा हूं एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन from first orbit to infinity orbit। इनफाइनाइट ऑर्बिट पे एनर्जी जो है हम 0 ले लेते हैं सर,
ध्यान रखना आपने। चले, हमने निकालना है सर, आयोनाइज करना E5। तो हमने एनर्जी जो सप्लाई करनी है बाहर से सप्लाई करनी है हमें, ठीक है। तो वो क्या है, पहले तो इसका डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या आएगा सर, आपको इन्फिनिटी तक लेके जाना है उसको, आपने एनर्जी सप्लाई करनी है सर। तो इनफिनिटी से E5 माइनस कर दें, 0 माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमने माइनस करना है। आपको फॉर्मूला याद होगा सर, -2.18 इंटू क्या आया था, 10⁻⁻18 एंड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ये इतने एटम का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.72 10⁻⁻20। आपको अगर 5 से लेके जाना है इलेक्ट्रॉन बाहर, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है सर, आपको फर्स्ट से लेके जाना है, बस इतना ही फर्क है, 0 माइनस -2.18 10⁻⁻18 1 का स्केयर। तो आयनाइजेशन है इसकी वो है सर अपने पास, इसका आंसर 2.18, यार ये तो 1 का स्केयर वही आना, तो सॉरी बच्चों, इस हैबिट पे है ना। चलो छोड़े सर, ये आ गया सर। अब उसने बोला सर कंपेयर के बाद सर, तो ये तो आयनाइजेशन एनर्जी के डेल्टा ई है। अब ये तो आपको पता ही है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए सर। कैसे, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 × 10⁻⁻²। ये है डिफरेंस। कुछ नहीं, कंपैरिजन तो करते करते ना करते कुछ दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ जो पॉइंट था सर वो है ये समझने वाला, आपको 5 से बाहर लेके जाना, तो इतनी एनर्जी जब सप्लाई करनी हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी वो उसने डेफिनेशन में मैंने लिख दिया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। आपको फर्स्ट से लेके जाना है, फर्स्ट में इतनी एनर्जी है, इनफिनिट पे 0 है, दोनों का डिफरेंस, इतनी एनर्जी बाहर से सप्लाई। जब आपने सप्लाई लेना है तो प्लस, जब आपको मिलनी है, ठीक है, तो फिर ये माइनस आ गया, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये प्लस सप्लाई देनी है हमने, अगर वो काम करता है तो इतनी आंसर इसका माइनस में आ जाता है सर। ये है आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और then we wind up our lecture, but we have promised that we will study hydrogen spectrum and certain things in detail in our extra lectures. ये तो बोहर का काम था, सिंपल सा सर। तो ये आ गया क्वेश्चन, और कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड with first orbit of helium plus and its radius। ये तो मैंने बता दिया था आपको सर, फॉर्मूला लिख के लेना सर मैंने, तो En, ठीक है। तो En में आप चाहे इसको तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे, फर्स्ट ऑर्बिट के साथ था, तो ये आ गया -2.18 10⁻⁻18 के साथ जेड स्क्वायर और बाय एन स्क्वायर। अब n की वैल्यू तो 1 डालो ना सर आप, और z की डालो वैल्यू ये आ गया आपके पास एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर है z, और ये है एटॉमिक नंबर, आप खुद कर लेना सर। रेडियस सर, रेडियस में वैल्यू था हमारे पास 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय z ऑक्सटॉन सर। फिर n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, आपकी मर्जी, z एटॉमिक नंबर है, z एटॉमिक नंबर है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। एंड यू मेक योर कैलकुलेशंस, ठीक है। आपको अपनी कैलकुलेशंस खुद करके इसका आंसर आपको निकाल लेना है सर। तो आज हमने बोहर मॉडल एटम कर लिया, हमने स्टेबिलिटी कर लिया, हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी का क्यों होता है, उसमें एनर्जीज कैसे कैसे हैं, ऑर्बिट्स में कैसे। मैं पॉइंट एक बार दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ, इक्वी स्पेस में रेडियस से कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। मैंने रेडियस की बात नहीं की है, मैंने वो वहां वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ सर इसमें एनर्जी के गैप्स का, गैप बिटवीन एनर्जी इज डिफरेंट। तो ये याद रखना, आपको अलग अलग एनर्जी होती है। ये सर हाइड्रोजन में तो सारे जो ऑर्बिट्स खाली होते हैं पहले को छोड़ के,
अगर वो पहले में घूम रहा है तो वो उसका तो एनर्जी का फर्क ही नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लागू होगा तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस ऑर्बिट। बोहर की थ्योरी यहां तक कर लो, आगे फिर करेंगे। चलो ओके।